सभी लोगों को नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 20 दिन 20 प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे जीके, यूपी जीके, जीएस को। आज हमारा डे पहला है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप 20 दिन 20 प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। साथ में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल, नंदपाल, धर्मपाल या देवपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गोपाल। तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। जो पाल वंश रहा है 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक इसका शासन काल रहा है। ये जो है बंगाल, साथ में बिहार, इसके साथ उड़ीसा और असम वाले क्षेत्र पे इसका शासन रहा है। जो गोपाल रहा है ये बौद्ध धर्म को मानता था, यानी गोपाल ने बौद्ध धर्म को माना। अब इसमें सबसे प्रतापी जो शासक रहा है वो धर्मपाल रहा है। धर्मपाल को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इस वजह से। और साथ में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे पुनर्जीवित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। तो संस्थापक रहे हैं किसके? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने क्या किया? पुनर्जीवित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, रिहंद बांध जो भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सोनभद्र। अब सोनभद्र से हम क्या क्या प्रश्न यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है? जैसे जो सोनभद्र है ये भारत की ऊर्जा राजधानी है, तो भारत की ऊर्जा राजधानी है सोनभद्र, ठीक है। इसके अलावा जो सोनभद्र है यह भारत का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है और चौथा जो है वो बिहार है। इसके अलावा जो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा, यानी उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। और पहला नंबर जो है वो लखीमपुर खीरी का है। किसका है? लखीमपुर खीरी का है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। ये जो सोनभद्र था ये मिर्जापुर से अलग होके बना था। कब बना था? 1989 में। कब बना था? 1989 में। और जो अभी ये मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। सोनभद्र का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है ये राबर्ट्सगंज में है। कहाँ है? राबर्ट्सगंज में है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ ताप विद्युत केंद्र हैं, जैसे इसमें रिहंद बांध पे रिहंद ताप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अनपरा ताप विद्युत केंद्र है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे सिंगरौली सुपर थर्मल पावर है। कौन सा? सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल पावर स्टेशन भी यहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हिंडाल्को जो कि एल्युमिनियम की कंपनी है, ये भी स्थित है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पे सीमेंट बहुत ज़्यादा, यानी सीमेंट फैक्ट्री है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक सलखन पार्क है। सलखन फोसिल्स पार्क है ना, फोसिल्स पार्क है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सलखन फोसिल्स पार्क है ये 150 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 150 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये राबर्ट्सगंज से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पे विजयपुर किला भी है। विजयपुर किला, साथ में आप यहाँ पे अघौरी किला भी पाएंगे। कौन सा? अघौरी किला। तो विजयपुर किला और अघौरी किला कहाँ है? सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम जो यहाँ पे वो पड़ता है बैलहत्थी। ये भी कहाँ है? सोनभद्र में है। तो बैलहत्थी जो उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है, कहाँ है? सोनभद्र में है। इसके साथ साथ हम याद कर सकते हैं कि सोनभद्र जो है खनिज के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयला पाया जाता है सिंगरौली घाटी में। साथ साथ बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है।
बॉक्साइट। अगर आप मेरा खनिज वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको याद भी कराया है बहुत आसानी से। इसके साथ-साथ यहाँ पे चूना पत्थर भी है और सोना भी यहाँ पे पाया जाता है। तो इन चीज़ों से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा ये स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली तो सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और ये कब से कब तक रही हैं? तो 1963 से लेके 1967 तक रही हैं। ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी जो महिला बनी वो थी मायावती जी। कौन? मायावती जी। मायावती। ये कब से कब तक रही हैं? तो ये 1995 में रही हैं। इसके साथ साथ ये 1997 में रही हैं। ठीक है। साथ साथ 2002 और 3 में रही हैं और लास्ट वाला 2007 से लेके 2012 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मराठा शासक में सरदेशमुखी क्या था? पेशवा के सब कुछ पदनाम था, मराठा शासन के दौरान एक सिक्का था, राजस्व पर लगाया गया कर था, या छत्रपति शिवाजी को दिया गया नाम था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो ये सही उत्तर है, ये राजस्व पर लगाया गया क्या था? कर था। अब हम यदि मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी महाराज। कौन माना जाता है? शिवाजी महाराज। कब इन्होंने किया था? 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें शिवाजी महाराज, ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने अष्टप्रधान की निर्माण किया था। अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पद जो था वो पेशवा का था। सबसे प्रमुख पद किसका था? पेशवा, यानी पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर था उस समय। ठीक है। और ये लोग पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले के लिए कुल राजस्व का 1/4 भाग लिया करते थे। ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो मराठा साम्राज्य था, छापा मार युद्ध काफ़ी फेमस है मराठा साम्राज्य का, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसी समय यानी मराठा साम्राज्य के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब होता है? तो 1761 में होता है। एग्जैक्ट डेट अगर देखें तो 14 जनवरी 1761 को होता है। इसमें कौन कौन रहता है? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली, ध्यान से देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। मराठों का साम्राज्य था। इसमें इसकी क्या होती है? हार हो जाती है और अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? विष्णुदत्ता, अश्वघोष, बाणभट्ट या हर्षवर्धन? तो बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने। यहाँ से कुछ हम किताबों की बात करते हैं जो कि प्राचीन हैं। पहला नाम आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य। इन्हीं को हम विष्णुगुप्त, इन्हीं को हम चाणक्य बोलते हैं। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक पाणिनि रहे हैं। कौन रहे हैं? पाणिनि। साथ में आप लिख सकते हैं महाभाष्य को। महाभाष्य के जो लेखक रहे हैं वो पतंजलि रहे हैं। कौन? पतंजलि रहे हैं। इसके साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, साथ साथ मेघदूतम। इसके साथ साथ रघुवंशम। इनके लेखक कौन है? कालिदास जी। कौन? कालिदास, भारत के शेक्सपियर। मुद्रा राक्षस किसकी लेखक है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन? विशाख दत्त हैं।
साथ साथ में पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, पंचतंत्र, तो ये है विष्णु शर्मा जी। कौन? विष्णु शर्मा की बुक है ये पंचतंत्र। इसके साथ साथ राज तरंगिणी बहुत बार पूछी गई है। राज तरंगिणी किसकी बुक है? कलहण की बुक है। किसकी है? कलहण की बुक है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। किसका? भरत मुनि का। बुद्ध चरित्र सुघोष का देख लिया। लीलावती एक याद रख लीजिए, जो कि लीलावती वो है भास्कर का। किसका है? भास्कर का। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम रघुवंशम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, राजतरंगिणी कलहड़, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, लीलावती भास्कर, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764, 1786, 1782 या 1761? तो यह है 1764। कब था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। इसका नेतृत्व कर रहा था हेनरी। कौन कर रहा था? हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो इसका नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वर्सेस था मीर कासिम, जो कि कहाँ का नवाब था? मीर कासिम थे बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब थे। साथ में यहाँ पे शुजाउद्दौला थे। ये सब ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। शुजाउद्दौला थे, जो कि कहाँ के नवाब थे? अवध नवाब थे। अवध नवाब, तो अवध नवाब थे। साथ में शाह आलम थे। कौन? शाह आलम, शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय, जो कि कौन थे? ये मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट। ये तीन लोगों की सेना किससे लड़ती है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ये तीनों लोग हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? जीत जाती है। तो ये बक्सर का युद्ध यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्स्फोर्ड था। कौन? लॉर्ड चेम्स्फोर्ड। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्स्फोर्ड रहा है। और ये क्या है? इसमें जो था ये द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से होती है। द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से होती है। ये बड़ा बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति प्रदान करती है? चौथी, पांचवी, नौवीं या सातवीं? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो सातवीं अनुसूची में। पहली में क्या है? तो पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं हैं। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के नाम और उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन, भत्ते और पद का वर्णन है पदाधिकारियों के। तीसरे वाले अनुसूची में क्या है? शपथ का वर्णन है। शपथ का वर्णन है यानी पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। चौथी जो अनुसूची है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का वर्णन है। सीटों का आवंटन का वर्णन है, आवंटन। पांचवी में जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें अनुसूचित जनजातियां आ जाती हैं। जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन है। सातवीं अनुसूची में यही जो केंद्र में अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है और शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं में 22 भाषाओं का वर्णन आ जाता है। 22 भाषाओं का वर्णन आठवीं में है। नौवीं में जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां जो है वो दल बदल से संबंधित है।
11वां जो है पंचायत से संबंधित है और 12वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, मणिपुर, बिहार, त्रिपुरा, ये तो से कोई नहीं, तो ये था मणिपुर। ये कब किया गया था? यहाँ पे 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 24, 21, 22, 20, तो ये है 22। यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी जाती है ना, और 15वीं भाषा जो होती है उसका नाम है सिंधी। कौन सी? सिंधी। और कब? 1976 में। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में होता है। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, एक तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें तो याद कर लीजिए बोडो मास, यानी बोडो मास, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ती जाती हैं, तो टोटल हो जाती हैं 22 भाषाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोपाल बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये केशवानंद भारती था। और वर्सेस था केरल राज्य। कब ये हुआ था? तो 1973 में। कब? 1973 में। इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। इसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे इसमें? 13 न्यायाधीशों की ये बेंच थी। और ये जो है निर्णय 7-6 से पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम कौन सा है? टाइफून, बिली, बवंडर, तूफान या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह है बिली। अब जो टाइफून है ये फिलीपींस, जापान वाले क्षेत्र में आता है, खासतौर पर उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो उत्तरी प्रशांत महासागर याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में टाइफून है। और इसमें चिन्ह फिलीपींस आप याद कर सकते हैं, फिलीपींस को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती हैं? टुंड्रा, प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टुंड्रा। सही उत्तर क्या है? टुंड्रा में। तो टुंड्रा में जो है इसमें 0 सेल्सियस से नीचे ताप होता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, ये सब क्या होती हैं? पाई जाती हैं। और यह स्थान जो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है ना, यूरोप और एशिया में, यूरोप एशिया के आर्कटिक क्षेत्र में है। ये आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है? चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चूना पत्थर है जो कि रूपांतरित सेल नहीं है, बल्कि एक औषाधी चट्टान है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। संगमरमर जो है ये चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर बनता है। ठीक है, और क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू जे या इंडियन डॉलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 4, 5, 2 या 3? तो 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो कर्नाटक है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा उड़ीसा है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा का क्या है? ये राजकीय पक्षी है। इसे नीलकंठ भी बोला जाता है, नीलकंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है कोलकाता में। ठीक है। नई दिल्ली की अगर बात करें तो ये नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय है, यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुंबई कहाँ पे है? मुंबई किसका है? तो अगर मुंबई की बात करें तो मध्य रेलवे। कौन सा? मध्य रेलवे है मुंबई। चेन्नई की अगर हम बात करें तो दक्षिणी रेलवे। चेन्नई कौन सा है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। चौथी, पांचवी, सातवीं, छठी या इनमें से कोई नहीं। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक थी? 1974 से लेकर 1978 तक थी। इसी का नारा था गरीबी हटाने का। मुख्य जो केंद्र बिंदु यहाँ था रोजगार का मामला था कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में कृषि की बात की गई थी, न्याय की बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है। कृषि उत्पाद से संबंधित जोड़ दिया गया था इसमें। इसके अलावा यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे योजना अवकाश। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो योजना अवकाश भारत में 3 बार हुआ है। ठीक है। कब कब हुआ है? पहला जो हुआ था, पहला वाला, ये 1966 से लेके 1969 तक हुआ था। ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई थी। फिर दूसरा योजना अवकाश जो है वो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ये 1978 से लेके 1980 तक रहा है। कब? 1978 से 1980 तक। इसी समय जनता पार्टी थी, यही लेके आई थी रोलिंग प्लान। अब तीसरा जो योजना अवकाश रहा है ये 1990 से लेके 1992 तक रहा है। ठीक है। क्योंकि इस समय आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था देश में। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। अब पता होगा भारत में टोटल पंचवर्षीय योजना 12 हो चुकी हैं। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बन जाता है। नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, निगम कर, सीमा शुल्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? यानी वे कर जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं और अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाते हैं। जैसे सीमा शुल्क हो गया, इसके साथ साथ उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, और जो जीएसटी है ये भी इसी में आ जाती है ना। चलें आगे बढ़ें हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस ने 1954 ईस्वी में ही जीएसटी को अपना लिया था। वर्तमान में 160 से भी ज़्यादा देशों में जीएसटी लागू हो चुकी है। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। ठीक है। और जीएसटी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 279A है। आर्टिकल नंबर 279A, यानी अनुच्छेद 279A है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, विनिर्माण से, सूचना प्रौद्योगिकी से, परिवहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कृषि से। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सीधे तौर पे प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, है ना, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, साथ साथ पशुपालन हो गया, है ना, पशुपालन, इसमें खनन भी आ जाएगा, वही खनिज। तो ये पहले प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त कच्चे माल होते हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। जैसे में कारखाना हो गया, कपड़ा उद्योग, इसमें जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, ये सब द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता देने के लिए ये सेवा क्षेत्र है। जैसे बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा तृतीयक क्षेत्र में आती है। स्वास्थ्य तृतीयक क्षेत्र में आता है। व्यापार तृतीयक क्षेत्र में आता है। पर्यटन ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सेवा क्षेत्र की वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, कृषि वृद्धि या विनिर्माण में वृद्धि? कोई नहीं। तो ये कृषि वृद्धि था। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक था पहली पंचवर्षीय योजना? 51 से लेकर 1956 तक रही है, ठीक है। चले आगे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो श्वेत क्रांति दूध से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, नीली क्रांति फल और सब्जियां से नहीं बल्कि ये मत्स्य उत्पादन से है। क्या? मत्स्य उत्पादन से है। तो हमारा सही उत्तर यही नीली क्रांति हो जाएगा। नीली क्रांति तिलहन से ये भी सही है। आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति 1955 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए गठित की गई थी? कोहली समिति, करवे समिति, हुसैन समिति, नायक समिति या इनमें से कोई नहीं? तो ये करवे समिति थी। कब आई थी? 1955 ईस्वी में। ग्राम और लघु उद्योग भी बोलते हैं इसको। उद्देश्य इसका ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्योगों की संभावना था। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तटरेखा की संशोधित लंबाई क्या है? 75 से 16.6 किलोमीटर, 9,850.4 किलोमीटर, 10,220 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो यही है 11,098.8 किलोमीटर सही उत्तर है। पहले कितना था? तो 75 16.6 था। अब कितना बढ़ के हो गया है? 11,098.8 हो गया है। यानी इसमें वृद्धि 47 से 48% की हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, यह वृद्धि कोई नया भूभाग नहीं है, बल्कि आधुनिक जीआईएस जो पद्धति है, ठीक है, तकनीकी उच्च रिजोल्यूशन डेटा और माप की नई पद्धति, यानी इसमें खाड़ी हो गया, मुहाना हो गया, है ना, जो आते हैं खाड़ी, मुहानी, रेत टीले शामिल हैं। इन लोगों को सबको जोड़ के अब जो नई तटरेखा की लंबाई है 11,098.8 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? नील्स बोर, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या गैलीलियो गैलीली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने एक कांच के प्रिज्म का उपयोग करके प्रदर्शित किया था विबग्योर को। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों रंग को इन्होंने पहली बार क्या किया था? समाहित किया था। कब किया था? 1666 ईस्वी के आसपास। बढ़ते हैं आगे। रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है? टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से जानकारी एकत्रित करना, आसपास से जानकारी एकत्रित करना, दूरस्थ स्थानों पर जाना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका मतलब है दूर से जानकारी एकत्रित करना, दूर से जानकारी एकत्रित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या है 28। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि पौधों में उत्तेजना विद्युत आवेगों के कारण से होती है? सीवी रमन, जेसी बोस, अरविंद खुराना, वाई सुब्बा राव या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे नाम आ जाता है जेसी बोस का। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस का नाम आता है।
इन्होंने साबित किया था कि पौधे में भी जीवन होता है और वे मनुष्य और जानवरों की तरह दुख, दर्द और उत्तेजना को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से दिखाया था कि जब पौधों को कोई उत्तेजना जैसे चोट, गर्मी या रसायन दिया जाता है तो उनमें एक विद्युत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, और इन्होंने पौधों की बहुत सूक्ष्म गतिविधियों को मापने के लिए एक क्रेस्कोग्राफ, कौन सा था? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र भी बनाया था जो कि उसकी संवेदनशीलता को मापता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर। तो तीव्रता को किसमें मापा जाता है? ध्वनि की डेसिबल, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का हर्ट्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? रेगिस्तान की, नदी की, ध्रुवीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, या इनमें से कोई नहीं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ज़्यादा हैं। यहाँ दुनिया के लगभग 50% से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और कारण ये है कि यहाँ साल भर गर्म तापमान, उच्च आर्द्रता होती है, प्रचुर वर्षा भी होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर यहाँ पे क्या होते हैं? फलते फूलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेजन वर्षावन, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो वो इसी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में स्थलमंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जंतु से, जल से, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से, वायु से, इनमें से कोई नहीं? तो यह है पृथ्वी के ऊपरी सतह से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण ओजोन परत में अवक्षय होता है? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा सही उत्तर है। जो ये ओजोन परत है ये समताप मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में है? समताप मंडल में स्थित है। ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि लगभग 97 से लेकर 99% अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ओजोन परत से संबंधित, जो कि 1987 में हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य था CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करना, जिसके कारण क्या हो, इस अल्ट्रावायलेट किरणों को रोका जा सके, क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो रहा था। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्शन में मापते हैं। किसमें? डाप्शन में। डाप्शन, इसकी इकाई है डाप्शन। और 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, प्रश्न संख्या है 33। निम्न में से कौन सी हरितगृह गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें नहीं आएगा। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, तो ये सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और मीथेन, नाइट्रस, यहाँ मोनोऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, तो ये सही है। यानी इसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन हरितगृह गैस में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ऊपर के सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंद स्वराज को। इन्होंने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। इसमें इन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता की बात की थी, खादी का प्रचार किया था और स्थानीय उद्योग को बढ़ाने की बात कही थी। ठीक है, यानी कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की इन्होंने बात किया था कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जहाँ पे खाद और कपड़ों के लिए बाहरी निर्भरता कम की जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आम के निम्नलिखित में से किस किस्म को GI टैग प्राप्त हुआ है? मलिहाबादी दशहरी आम, अल्फांसो आम, लक्ष्मण भोग, गिर केसर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मलिहाबादी दशहरी आम है। ठीक है, इसे GI टैग मिला हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देंगे हम लोग। अब उत्तर प्रदेश के कुछ GI टैग की बात करते हैं। तो वाराणसी में है, वाराणसी से मिलती है रेशमी साड़ियाँ, यानी कि बनारसी ब्रोकेट
यानी कि साड़ियाँ, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ का क्या है, तो लखनऊ का है चिकन करी। लखनऊ का चिकन करी और जरदोजी है। चिकन करी और जरदोजी। गोरखपुर का टेराकोटा है। गोरखपुर का टेराकोटा है। और सहारनपुर का है सहारनपुर का है वुडक्राफ्ट है। मिर्ज़ापुर का क्या है, हस्तनिर्मित दर्री। मिर्ज़ापुर भदोही सोनभद्र का क्या है, हस्तनिर्मित दर्री, जिसे हम कालीन भी बोलते हैं, तो कालीन लिख लीजिए। मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र, इन तीनों का है कालीन। ठीक है। कन्नौज का है इत्र। मुरादाबाद का है मेटल यानी पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तन कहाँ का है, तो मुरादाबाद का है पीतल के बर्तन। मेरठ की कैंची है, जिसे जीआई टैग मिला है, तो मेरठ की कैंची है। ठीक है। अमरोहा का ढोलक। वाद्य यंत्र है, महोबा का गौरा पत्थर है। इसके साथ साथ मैनपुरी की तरकसी है। मैनपुरी की तरकसी है। संभल हार्न क्राफ्ट है। संभल का क्या है, हार्न क्राफ्ट। इसके साथ साथ हस्तनिर्मित कागज कहाँ के हैं, जालौन के हैं। कहाँ के हैं, जालौन के हैं। साथ में मेरठ का है मेरठ बिगुल, पारंपरिक वाद्य यंत्र है। काला नमक चावल जो कि सिद्धार्थनगर का है, बुद्ध का प्रसाद बोलते हैं, सिद्धार्थनगर का है। मलिहाबादी आम दशहरी देख लिया हमने। और महोबा का क्या है, पान। इलाहाबाद का है सुरखा अमरूद। ये सब जीआई टैग प्राप्त है, आप इसे ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। चले, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। थैंक यू।